मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ लेने का मौका मिला। एक ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के परिवार से उठकर, गांव के पारिवारिक परिवेश से उठकर छात्र राजनीति से धीरे धीरे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचा। मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। निश्चित तौर पर जब गांव से निकला हुआ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तो उसके मन में गांव का दर्द भी होता है और दिमाग में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है तो योजनाएं भी होती है। पहले 11 दिसंबर 2022 में जब मैंने शपथ ली, मैंने अधिकारियों की बैठक की। अधिकारियों की बैठक की एक व्यवस्था थी, वो एक रूटीन व्यवस्था थी और पहले ही दिन मैंने अधिकारियों से कहा कि मैं ये सोचकर कार्य नहीं करता कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं ये सोचकर कार्य करता हूं कि मैं एक आम परिवार से निकला मुख्यमंत्री हूं, आम परिवार का दर्द जानता हूं, इसलिए उस दर्द को दूर करने के लिए हमें नीतिगत बदलाव लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसा व्यवस्था है जो पिछले 40 सालों से चली आ रही है। मैंने उसी दिन उनसे कहा कि हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही आए और मैंने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया। 6 महीने तक कई प्रकार के कानून आते रहे, कई प्रकार की नियम दिखाते रहे। अधिकारियों को ही समझाने में मुझे 6 महीने लगे। उसी समय प्रदेश की भयंकर आपदा आई। 2023 में जो भयंकर आपदा इस प्रदेश में आई और इस वर्ष भी जो भयंकर आपदा आई, मैं उस आपदा में पूरे प्रदेश में घूमा, एक एक घर में गया। 2023 की आपदा में 550 परिवार हमें छोड़कर चले गए। 550 परिवारों की मौत, एक परिवार की मौत हमें छोड़कर चले गई। कहने का मतलब है कि 500 लोगों ने हमें छोड़ दिया। और मैंने उनसे पूछा, उनके परिवारों में जाकर, कि ऐसा क्या हुआ, अब आपको क्या आशा है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मेहनत करके हमने अपना घर बनाया है और इस घर में हमें ये आशा भी नहीं थी कि जब हम सुबह की आंख हमारी जब खुलेगी तो हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका होगा, पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं उन परिवारों से मिलकर आया और उन परिवारों से मिलने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो मैंने उनसे पूछा कि घर बनाने के लिए आप कितना पैसा देते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें 1,50,000 रुपया मिलता है, उसमें भारत सरकार 1,30,000 रुपया देती है और 20,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार देती है। मैंने कहा 1,50,000 से गांव में रहने वाले किसी आम व्यक्ति के, आम परिवार का घर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा नियम ऐसे है। मैंने कहा कि जिसका 3 कमरों का मकान है, अगर आप उसको 1,50,000 रुपया देंगे तो उससे एक छोटे सी रसोई घर भी नहीं बन पाएगा। कानून पढ़ाने लगे। मैंने कहा एक आम परिवार का दर्द तो मैं जानता हूं और हमने उस राशि को 1,30,000 जो भारत सरकार देती है, उसके अलावा हमने उस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपया किया और तकरीबन 3,000 घरों को हमने बनाने का कार्य शुरू किया। आंशिक रूप से जो टूटे हुए घर थे, जिसमें एक दीवार टूट जाती थी, हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले 40 साल से 5,000 या 10,000 रुपया देती आई थी। हमने उसमें भी परिवर्तन किया और उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए। अभी तकरीबन
550 लोग 2025 में अपनी जानें गंवा चुके। 3,500 के करीब घर इस साल की आपदा में पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। हमने उनको भी कहा कि हम आपको घर बनाने के लिए 7 लाख रुपया देंगे और घर के अंदर की सामान लाने के लिए 70,000 डालेंगे और 7,70,000 रुपये के हिसाब से उनके घर बनाए जाएंगे। हमने ये योजनाएं कैसे लाई? ये योजना इसलिए लाई कि आप लोगों का जो दर्द है उस दर्द को हम जानते थे। उसके बाद हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बात हुई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हम सब लोगों के परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते आए हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता हूं, तो आम जन जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी कभी ना कभी किसी मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समय जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी, उसका एक पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका होता था। हमने शिक्षा विभाग की बैठक में यह पाया गया, जो 5वीं का कक्षा में विद्यार्थी है वो दूसरी की किताब पे नहीं पढ़ सकता है। मैंने पूछा कारण क्या है? उन्होंने कहा कि इस कारण का हमें अभी पता नहीं लगा। क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों की कमी है? कहा टीचरों की भी कमी है। मैंने उनसे फिर पूछा कि गांव से पढ़ने वाला जो बच्चा सरकारी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में जाता है, तो उन परिवारों को हम धोखा दे रहे हैं। उन परिवारों के माँ बाप जब उन बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, वो ये सोचकर भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि उस सरकारी स्कूल में जो टीचर लगते हैं वो थ्रू कंपटीशन आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था। हमें फैसले करने का। एक तरफ पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले 600 स्कूल खोल दिए, प्राइमरी स्कूल खोल दिए, मिडिल स्कूल खोल दिए, नोटिफिकेशंस होगी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि इनके लिए टीचर कहां से आएंगे? उन्होंने कहा कि टीचरों की नियुक्ति तो बाद में होगी, ये शिक्षा संस्थान खोल दो। हमने कहा कि ये तो जनता के साथ धोखा है। आप परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ धोखा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उनकी योजना थी कि दूसरे स्कूल से एक टीचर वहां भेज दो। उस स्कूल की पढ़ाई भी खराब हुई और जो नया स्कूल खुला उसकी भी पढ़ाई खराब हो गई। हमने वो 600 सरकारी स्कूल बंद कर दिए और मैंने सख्त फैसला किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे, पूरी शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे। और उस शिक्षा नीति में बदलाव करके हमने 600 सरकारी स्कूलों को बंद किया। उसका परिणाम देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो प्रदेश 21वें स्थान में था, हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया गया है। आने वाले समय में अभी हम प्रथम चरण में 100 सीबीएसई स्कूल खोल रहे हैं, 100 और सीबीएसई स्कूल खोलेंगे और सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आने वाले 5 सालों में किसी स्कूल में होगी, वो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होगी। ये कोई आप लोगों ने मांग नहीं की, ये कोई मेरे पास डेपुटेशन लेकर नहीं आए। और राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल हम बनाने जा रहे हैं। ये एक सोच, एक बदलाव था, एक व्यवस्था परिवर्तन था।
यही नहीं हम रुके, आज आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी डिस्पेंसरी तक खाली है। हमें तो सिर्फ 2.5 साल, पौने 3 साल सरकार बने हुए हैं। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं स्टाफ नर्स नहीं है। पीएससी की तो हालत ही छोड़ दीजिए, सीएससी की हालत छोड़ दीजिए। आपके जो प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज है, 5-6 मेडिकल कॉलेज, और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है शिमला, कमला नेहरू हॉस्पिटल है। उसके बारे में जब हमने पूरी चर्चा की तो पता लगा कि आईजीएमसी जो 50 साल जिसे बने हुए हो गए, टांडा कॉलेज है, नेरचौक कॉलेज है, हमीरपुर कॉलेज है। आईजीएमसी का जब हमने अध्ययन किया तो वहां 20 साल पुरानी एमआरआई की मशीन है, 15 साल पुरानी एक्सरे की मशीन है। मुझे बीमारी का कब पता लगेगा? गांव का आदमी तो सीधा हॉस्पिटल में जाता है, अप्रोच लगाता है किसी डॉक्टर से, मुझे देख लेगा। क्या ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाई हमने? कौन देखेगा कि गांव का आदमी आया है, एक्सरे के पास उसका एक्सरे हो रहा है, कितने साल पुरानी मशीन है, साफ भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई साफ नहीं हो रहा, अंदाजे से देखा जाता है। फिर बीमारी आपकी बढ़ती है, फिर आप पीजीआई जाते हैं, हजारों रुपए अपनी जेब से खर्च करते हैं, उस खर्च को नहीं गिनते। उस समय ये सोचते हैं कि मेरी किसी तरह जान बच जाए। हमने उसका भी अध्ययन किया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहां बैठे हैं, हमने कहा क्यों पीएससी खोल रहे हो, क्यों सीएससी खोल रहे हो? अगर आपने पेन किलर, एंटी एलर्जी दवाइयां ही देनी है, बीमारी का पूरी तरह पता नहीं लगाना है, तो ये संस्थान खोलने भी नुकसानदायक होंगे। हमने अध्ययन किया और हरेक विधानसभा क्षेत्र में ये निश्चय किया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे जाएंगे, जिसका परिणाम आज ये है कि 50 जगह सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आने वाले समय में और जगह भी डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पीएससी की नोटिफिकेशन हो चुकी है पर डॉक्टर नहीं है। डाला घाट की पीएससी की नोटिफिकेशन हो गई है, अवस्थी जी मुझे बार बार कहते हैं। हमने भी 200 डॉक्टर भरे, इन्होंने ही यहां भी एक डॉक्टर दिया हमें, हमने वो कहा कि उसको ज्वाइन करवा दो अब डाला घाट। हम सभी पीएससी और सीएससी को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, लेकिन पीएससी के बाद आप जाते कहां हो? सब स्नोडन जाते हैं या एम्स जाएंगे। अगर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी, आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे क्या बीमारी है, आप अपना इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। हम उस मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी सुदृढ़ कर रहे हैं और इस दृष्टि से हमने आईजीएमसी और टांडा, नेरचौक और मंडी के मेडिकल कॉलेज और नाहन के मेडिकल कॉलेज और चंबा के मेडिकल कॉलेज को मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स दिल्ली में मिलती है, हमने फैसला किया कि उस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम अपने संसाधनों से हिमाचल प्रदेश में विकसित करेंगे और 3000 करोड़ रुपए का आने वाले समय में ये मेडिकल टेक्नोलॉजी को हम मेडिकल कॉलेज में और अदर स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ये कहां से पैसा आ रहा है? ये वो पैसा है जिस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा आपकी संपदा को लुटा दिया जाता है। हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को नहीं बंद। कोई सोच सकता था कि दूध में 2 रुपए हर साल वृद्धि होती थी? बेचारी हमारी माताएं बहनें दूध दूती थी, मेरी माता जी में दूध दोते थे, किलो 32 रुपए किलो दूध बेचते थे। ना चारा पूरा होता था, ना मेहनत पूरी होती थी। किस तरह पतरा लाना है, कैसे काट के लाना है, उनको सेवा करनी है, फीडिंग देनी है, कैसे होता था। अगले साल में ग्रामीण विकास के लिए योजना लेकर आए। हर जगह जब बजट बनता है तो बजट का अनुमान किया जाता है, कहा कि आप 2 नहीं आप 4 रुपए बढ़ा दें।
क्योंकि पिछले 40 साल से 2 या 4 रुपए बढ़ रहे थे। हमने कहा कि 4 रुपए बढ़ाकर क्या मिलेगा गांव में रहने वाले आदमी। मैंने पिछले 2 साल में 21 रुपए बढ़ाए हैं ताकि हमारी महिलाओं को उसका लाभ मिले। और इसी से आपका फायदा नहीं होने वाला। मैंने कहा जिस घर में पशु रखा जाता है वहां गोबर भी होगा। सरकार ने 3 रुपए गोबर खरीदने के लिए भी नीति लाई है। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि हमारे पास जगह कम है, कई जगह 2 बीघा है, कई जगह 5 बीघा है, कई जगह 7 बीघा है। अगर उस गोबर से आप खेती करेंगे तो 40 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी। अगर काम थोड़ा और नहीं करना है, कई बार हमारी आदत नहीं है कि काम कौन करेगा खेतों में, कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए 7-8 हजार रुपए में वही फायदा है, 10 साल बाद हम पक्के हो जाएंगे। तो हमने कहा अगर काम नहीं करना तो हल्दी उगाओ, 90 रुपए किलो सरकार आपसे हल्दी खरीदेगी। क्योंकि हल्दी को ना बंदर खाता है, ना कोई काम की ज्यादा जरूरत है, एक ही बार लगानी है। और उसका फार्म भरो, हिमाचल प्रदेश की सरकार गांव के हर किसान से 90 रुपए किलो के हिसाब से हल्दी खरीदेगी, गेहूं भी 60 रुपए किलो खरीदेगी। अब ये मिलेट फेडरेशन के माध्यम से सभी संस्थाओं को पैसे मिल रहे थे। मैं कामधेनु जी के, कौंडल जी के पास बैठा, मेरी चर्चा हुई, कहा कि हमारी सोसाइटियां तो मर जाएगी। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं आपने दूध का रेट इतना बढ़ा दिया है। और सही भी कहा उन्होंने कि हम उसको किसान को नहीं दे सके। मैंने उनसे कहा किसी भी सोसाइटी को हम मरने नहीं देंगे। जहां गांव का आदमी रहता है, जहां गाय से दूध रहने वाला, दूध दोहने वाला परिवार रहता है, उस परिवार की सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की पार्टी की सरकार खड़ी रहेगी। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चलेगी, क्यों नहीं सोचा गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में? आज मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उन महिलाओं के खाते में एक महीने का 1.5 करोड़ और साल का 18 करोड़ रुपया डालने जा रहा हूं। और 18 करोड़ रुपया उन सभी सरकारी संस्थाओं को, जिसमें हमारे कामधेनु भी है, गौ अमृत दूध उत्पादक सोसाइटी, पपलोटा भी है और अमृत धारा मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी भी है। यानी कि 18 करोड़ रुपया हम किराए का भी आपके खाते में डालने जा रहे हैं। जो गैप है उसकी भरपाई हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी भी करेगी और आने वाले समय में भी करेगी। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लाभ हो वो सीधा किसान के हाथ में मिले। और आपके हाथ में पैसा तब आएगा जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे और आपकी तिजोरी में पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार डालेगी। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कौन सी दूध की सोसाइटी, कौन सी महिला मंडल हमारे पास आया? नहीं आया। क्यों ये सोच बनी, क्यों ये विचार आया? ये सोच और विचार इसलिए आई क्योंकि मैं खुद गांव से रहा हूं, गांव में पला बसा हूं। शिक्षा बेशक मेरी शहर में हुई। जब भी हम गांव में रहते थे, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को भैंस या गाय का दूध दोहते हुए देखते थे। उस समय उनकी मेहनत को देखते थे। इसलिए इस मेहनत को लाभ आप लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमारी सरकार ने यह फैसला किया। चौधरी चंद्र कुमार जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हमेशा इनकी चर्चा रहती। इन्होंने वो समय देखा जब आजादी से पहले इस प्रदेश में हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश हुआ करता था।
इनसे चर्चा हुई और अभी ये यहीं नहीं रुकने वाला। आप निश्चिंत रहिए, यहां नहीं रुकने वाला, ये आगे भी आएगा। ये हो सकता है कि थोड़े दिन पेमेंट में डिले हो, महीना हो, 2 महीने हो, लेकिन सरकार जब पैसे देने लगती है तो उसकी डिले से ये नहीं घबराना, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, वो आना ही आना है। हम हर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले परिवार के लिए एक और योजना पर कार्य कर रहे हैं, जिसका अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहता। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे, खासकर हमारी माताएं, और सबसे ज्यादा काम तो गाय भैंस दूने का आप ही करते हैं, थोड़े पुरुषों को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा मिलने लगेगा तो पुरुष भी सोचेंगे कि कुछ 7-8 हजार रुपए की नौकरी से अच्छा है कि हम ही अपनी जेब में महीने का 15 से 20 हजार यही बैठ के कमा लें। यही व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा योजना को अमली जामा पहनाना है। आपके लिए पैसा कहां से आएगा? जब हम आपको बढ़ा हुआ रेट देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सबसे पहले उस योजना को लागू किया कि आपके लिए पैसे का इंतजाम होना चाहिए। कहीं ये योजना ऐसी ना हो कि आज शुरू की, 1 साल में शुरू की, दूसरे साल में बंद होगी। आने वाले समय में कुछ लोग दोबारा से गाय पालना शुरू कर देंगे, भैंस पालना शुरू कर देंगे। यही नहीं, कुछ लोग नारों में बहुत अच्छा बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गौ सदन बनाए, एक भी गौ सदन ढंग का नहीं बनाया। हमने कहा गौ सदन तो ढंग का हम बनाएंगे, लेकिन गौ सदन में रहने वाले जो गाय माता है, जिस गाय माता की हम पूजा करते हैं, उसका भी हमारी सरकार ख्याल रखेगी। हम एक गाय पालने वाले गौ सदन को 1200 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, एक गाय का। गौ सदन में जो गौ माता को छोड़कर चलेंगे, ये कोई मांग नहीं है। ये आप जो हमारे परिवार के लोग गांव में रहते हैं वो सब ये चीजें जानते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए। अभी तक हमें आपदा में किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। मैं उन आपदा प्रभावित परिवारों को भी कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में हमें कठोर से कठोर फैसले भी करने पड़े। प्रदेश में रहने वाली 80% जनता के लिए हमारी सरकार वो फैसले करने से भी कभी पीछे नहीं हटेगी। जो भी हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवार हुए हैं इस आपदा में 2025-26 की, उनको हमारी सरकार घर बनाने के लिए 7 लाख रुपया देगी। घर के अंदर जो कपड़े गए हैं, बर्तन रह गए हैं, उसके भी 70,000 हमारी पर सरकार देगी। गाय की मृत्यु हुई है, 55,000 रुपया हमारी सरकार देगी। भेड़ बकरी की अगर मौत हुई है, 9,000 रुपया हमारी सरकार देगी। ऐसी योजनाएं पिछले 40 साल में आप बता दीजिए कोई लेकर आया है? ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोगों के लिए लेकर आई है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, कुछ लोग राजनीतिक वातावरण ऐसा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ बांध दिए जाएंगे, आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे तो सरकार से लोग नाराज होंगे, ये अपनी योजनाओं को अमली जामा नहीं पहना सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी करोगे, उतनी दिन रात हम लोग मेहनत करेंगे। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक, जहां भी आम जनता की आवाज उठाने की बात होगी, गरीब का दर्द बांटने की बात होगी, युवाओं को रोजगार देने की बात होगी, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आपके सब हक के और अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। हमने सरकारी कर्मचारी भी होंगे यहाँ,
सरकारी कर्मचारियों को हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम क्या दी कि हमारे 1600 करोड़ रुपए जो एडिशनल बोरिंग जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जयराम ठाकुर जी की सरकार में मिलती आई उसको बंद कर दिया। कहा कि इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों दी। मैंने कहा हमने ओल्ड पेंशन स्कीम किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए दी ताकि जब वो बुढ़ापे में जाए, जिसने अपने जीवन काल के 30 से 35 साल इस सरकार में दिए हैं, उसे बुढ़ापे में किसी की और ना देखना पड़े, इसलिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। अगर हमने राजनीतिक लाभ उठाना होता तो हम 2027 में जब चुनाव होते तब देते, लेकिन हमने ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी। अगर आज हमने दूध का रेट आपको दिया और हमने चुनाव जीतने के लिए रेट देना होता तो मैं लास्ट साल कहता कि 21 रुपए दूध के बढ़ा दिए, मैंने इसलिए नहीं दी। मैं लास्ट साल में भी कह सकता था कि 21 रुपए, और ये 21 रुपए रुकने वाले नहीं है। आज हमने प्राकृतिक खेती से उगाई हुई जो भी फल है, हमारी गेहूं है, मक्की है, उस सब के लिए हमारी सरकार सपोर्ट करेगी। और जितनी महिलाएं आई हैं जो हमारी एक आय सीमा के अंदर आती होगी, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, कुछ लोग तो राजनीतिक लाभ के लिए पैसे डालते हैं, कुछ लोग आपसे वोट लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं। आप लोगों को भी ये सोचना है कि जो लोगों के पीड़ा समझे, जो लोगों का दर्द बांटे, उस सरकार को लाना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए तो कई लोग कई प्रकार के पैसे डाल देते हैं। जो हमने 1500 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया है, पहले ये योजनाएं पूरी होने दो। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगले वर्षों में जो 2 वर्ष है, ये दूध का पैसा तो आपकी जेब में जा ही रहा है, और जो मक्की उगाएंगे वो पैसा भी जाएगा। अगले 2 वर्षों में जिस परिवार की आय, ये पेंशन वाले को नहीं मिलेगी, जो सरकारी है उस परिवार की महिलाएं बोले कि मुझे भी पेंशन चाहिए, क्योंकि उनको तो पेंशन मिली। जिनकी पेंशन नहीं है उसको हमारी सरकार आने वाले 2 वर्षों में हम 1500 रुपया के लिए भी इंतजाम करने जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा आपका है। ये मैं कहना चाहता हूं, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा आपका है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हूं कि जून 2022 में आपके 10,000 करोड़ रुपए बांट दे कि किसी तरफ चुनाव जीता जाए। हम चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करते, हम सेवा की राजनीति करते हैं। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों के आशीर्वाद से जितनी माताएं हमारी बैठी है, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, किसान बैठे हैं, बागबान बैठे हैं, भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, विश्वास रखना, और आपको विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि आज हमने दूध का रेट 2 साल में 21 रुपए बढ़ाया है, किसी ने मांग नहीं की थी। मैं इसलिए कहता हूं कि हम पर विश्वास रखना। 2027 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा, और 2032 में आपकी जेबों में जब सीधा पैसा जाएगा, आप गर्व से कहेंगे, सर उठाकर पूरे देश में कहेंगे, 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा।
इन सब चीजों के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एक आपका आशीर्वाद चाहिए, एक आपका सहयोग चाहिए। हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर रहे जिससे गांव में रहने वाले परिवारों को दिक्कत हो। हम वो फैसला कर रहे हैं और उस फैसले में उन लोगों को हमारा साथ देना चाहिए जो धनवान हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, कि वो अपनी फ्री की बिजली सब्सिडी को छोड़े। आप करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, आप सरकार के अनुदान को छोड़े। ये हम उनसे स्वेच्छा से छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हमारी सरकार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आके यहां कह रहे हैं कि हमने सीमेंट का रेट बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया। हमने कहा कि अगर 425 रुपए की प्रति बोरी सीमेंट की बिकती है, उसमें से 5 रुपए अगर हमने कम किए, 20 रुपए का फायदा हम आम जनता को भी देंगे। मैं दारला घाट के सभी ड्राइवरों से भी कहना चाहूंगा, जिनके ट्रक मालिकों से भी कहना चाहूंगा, मैं आपके लिए एक योजना लेकर आना चाहता हूं। आपके लिए एक योजना पर हम कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जिसका फायदा आपको होगा। अगर आप अपने ट्रक को इलेक्ट्रिकल में बदलने के लिए तैयार है तो सरकार आपको 40% का अनुदान देने के लिए तैयार है। और इलेक्ट्रिकल के ट्रक में सिर्फ 15,000 रुपए की बिजली लगेगी, सब स्पीड की, सब ज्यादा से ज्यादा 5-6 चक्कर अगर मारेगा। और डीजल का खर्चा तकरीबन 20 से 25,000 आता है, 30,000 रुपए आता है। हम आपको सब्सिडी देंगे। तो दारला घाट और जितने भी हमारे बरवाड़ा में जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हैं, उनके लिए हमारी सरकार एक योजना पर काम कर रही है। वो इसलिए देंगे ताकि उसके हाथ में अच्छा पैसा आए। इसलिए इस योजना पर भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो संजय अवस्थी जी ने कहा कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, निश्चित रूप से यहाँ एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की हम स्थापना करेंगे ताकि हमारे ग्रामीण जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उसको उसका लाभ मिल सके। और संजय अवस्थी जी ने कहा कि दारला में हमारा एक वीडियो ऑफिस होना चाहिए, इसकी स्टडी करवाकर मैं अध्ययन करूंगा, अगर उचित हुआ तब उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पर इसके साथ शब्द सुन लो, अगर उचित हुआ। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं और आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आपका भविष्य उज्जवल है। कई बार मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन पर बड़ा कुछ चला होता है। बीजेपी वालों को कोई काम नहीं है, वैसे वो बेले हैं, 5 गुटों में बटे हुए हैं, सोशल मीडिया में मुझे ही गाली देते रहते हैं। और लड़ाई लगी हुई उनकी कि कौन सबसे ज्यादा मुझे गाली देगा, क्योंकि तकलीफ बहुत आ रही है कि गांव में रहने वाले दूध वालों को 51 रुपए मिल रहे हैं, महिलाओं को 1500 रुपए भी मिलने हैं। बोलते 1500 कब देंगे? भाई तुम्हारे जब तक भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करूंगा उसके बाद 1500 दूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने गरीब जनता के धन को लुटाया है, आपकी संपदा को लुटाया है। अगर ये संपदा न लुटाई जाती तो आप सामर्थ होते और आने वाले समय में
बीजेपी वालों के ऑनलाइन सोशल मीडिया पर टीमें रखी हुई है। एक इनका ऑफिस है बालूगंज में, वहां से मेरे खिलाफ ही चलाए रखते हैं। भाई चलाए रखो, हम तो गांव के हर परिवार का ख्याल रखेंगे, हर आपदा प्रभावित परिवार का ख्याल रखेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।